नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ एक मैम है जो अभी यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रही हैं। और हम मैम की स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि मैम यूपीपीसीएस के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को लेकर के यहाँ तक पहुंची हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जो इतने अच्छे मुकाम पर यहाँ पर पहुंच आ करके मैम आज इंटरव्यू दे रही हैं। इनकी प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी रही है, मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही, इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजी रही है। तो मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम कृति भांति है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बायोकेमिस्ट्री में और उसके बाद ये तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मैम ये आपका कौन सा इंटरव्यू रहा है, कौन सा प्रयास रहा है और आपका कौन सा बोर्ड रहा है सर? हाँ, मेरा 6th अटेम्प्ट है और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है और बोर्ड कल्पराज सर का बोर्ड था। कल्पराज सर का बोर्ड था। मैम आपकी प्रीलिम्स को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है मैम? घटना चक्र मोस्टली मैंने की है तो उससे काफी ज्यादा एक बेस लेवल तैयार हो जाता है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जी, उनकी भी काफी फ्री इनिशिएटिव से मैंने कोशिश की है कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊँ जी। मैम आपकी सीसैट को लेकर क्या स्ट्रेटजी रही है? सीसैट जैसा कि आप जानती हैं कि बहुत बड़ा इशू रहा है स्टूडेंट के बीच में और फोबिया भी रहा है एक प्रकार का, तो उसको लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी? क्योंकि मैंने 12th मेरा मैथ्स भी थी मेरे पास तो इसलिए बहुत ज्यादा इशू मुझे नहीं हुआ। तो मैं यूजुअली 1 महीना पहले ही थोड़ा थोड़ा कर लेती थी तो मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई, लेकिन जिनको होती है उनको पहले से करना चाहिए डेफिनेटली। मैम जीएस पेपर फर्स्ट को लेकर के या सेकंड को लेकर, थर्ड फोर्थ को लेकर के क्या आपकी स्ट्रेटजी रही हैं और किन स्ट्रेटजी से आप फेस करके यहाँ पर पहुंची हैं? स्ट्रैटेजी तो सिर्फ यही रही है कि आप पढ़िए, रिवाइज करिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना बेटर आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे पहले जब मैंने मेंस दिया था तो क्योंकि मैंने पहली बार ही आंसर उसी दिन लिखा था तो कहीं ना कहीं मेरे पेपर छूट गए थे और वही रीजन था कि जब लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा फाइनल में नहीं सिलेक्शन हुआ था। तो इसलिए आंसर राइटिंग स्किप मत करिए, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैम जैसा कि आप जानती हैं कि जीएस पेपर 4 एक बड़ा इशू रहा है। जीएस पेपर 4 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? एक अधिकारी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए या करप्शन या अन्य मुद्दों को लेकर के आप किन किन बातों को ध्यान में रखती हैं? तैयारी करते टाइम आप बेसिकली अपने हर आंसर में इंक्लूड करिए रियल लाइफ एग्जांपल्स। बिना एग्जांपल्स के आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो एग्जाम्पल्स ऐड करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है एक अधिकारी के तौर पे इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इंटीग्रिटी के आप सही से ऑनेस्टी से काम कर ही नहीं पाएंगे। और एक कंपैशनेट बिहेवियर को लेके हमारा इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए सोसाइटी के टुवर्ड्स। जैसा कि मैम अभी आप न्यूज में सुनी भी रही होंगी, नागार्जुन गौड़ा सर जो हैं अभी आईएएस हैं और सुष्टिचंद देशमुख जी के पति भी हैं और इतने बड़े करप्शन केस में उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। अब मैम ये बताइए कि एक बड़ा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो इतना मेहनत करके, हार्डवर्क करके इस पोस्ट में पहुंचता है, उसके बाद वो इन सभी चीजों में या करप्शन में क्यों लिप्त हो जाता है, या उसे इससे बचने के लिए किन किन प्रयासों को करना चाहिए? अगर जब तक वैसे भी कोई चीज प्रूव नहीं हुई है तो कह भी नहीं सकते हैं कि एलिगेशन है मैम, मैंने एलिगेशन तो उससे मैं अपना कोई माइंडसेट नहीं बता रही हूँ। बट अल्टीमेटली अगर आप काफी ग्राउंडेड है, मैंने इंटीग्रिटी बोला, इंटीग्रिटी क्या है? जब हम कोई नहीं देख रहा हो हम तब भी सही काम करना चूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इंटीग्रिटी आप में है तो आप कभी भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो मैम एसडीएम या डीएसपी ही क्यों? मेरी चॉइस तो एसडीएम है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस माध्यम से मैं ज्यादा अपने पोटेंशियल को यूज कर सकती हूँ और मतलब काफी आप अच्छा काम करने का आपको मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसीलिए गवर्नमेंट सर्विसेज लोग चूज भी करते हैं कि एक इम्पैक्ट आप बना सकते हैं अपनी थिंकिंग के थ्रू। जी मैम, जीएस पेपर 5th और 6th जो यूपी स्पेशल का रहा है उसको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है और आपने किन स्ट्रेटजी को अपनाया था मैम? मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि आप बार बार पढ़िए। मुझे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी नहीं, हर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि मैप बना दीजिए, आंसर प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ लिखिए, जो पूछा जा रहा है वो लिखिए, इधर उधर मत घुमाइए, ताकि एक वर्ड लिमिट के अंदर आप आंसर प्रेजेंट कर पाए। और बार बार रिवाइज करिए और आंसर राइटिंग करिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। मैम जैसा कि अभी इंटरव्यू हुआ है आपका, तो इंटरव्यू में कौन सा बोर्ड था और आपको कौन कौन से सवालों का सामना करना पड़ा मैम? तो बेसिकली तो उन्होंने पहले मुझे पूछा कि आप कैसे इम्पैक्ट लेके आएंगे या आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं। तो वो सब मैंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की, तो उसमें काफी देर तक चर्चा होती रही कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ आप काम करना चाहेंगे। 3 ऐसे विमेन की नाम लीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, उनके काम के बारे में बताइए। तो वो मैंने उसका आंसर दिया।
तो उन्होंने वो सारे काम भी पूछे और कैसे उस कामों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, और मैं अगर अपने एरिया में डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल हूँ तो मैं क्या क्या स्टेप्स लूंगी ठीक करने के लिए इन सारी चीज़ों को। और दूसरी चीज़ें थी, उन्होंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में मुझसे पूछा, उसके बाद सीएपीएफ के बारे में आपसे क्यों पूछा गया? मुझे आइडिया नहीं है क्यों पूछा उन्होंने मुझसे, लेकिन क्या फादर साहब उसी में है या फिर आपका बैकग्राउंड रहा है? उन्हीं में है, लेकिन वहां पे मैंने बिल्कुल मेंशन नहीं किया था, बट इवेंचुअली इट वाज गॉड्स लक कि वो क्वेश्चन मेरे पास आ गया, तो उसको उन्होंने वेरी गुड भी कहा। जी। और उसके बाद फिर उन्होंने और भी चीजों के बारे में पूछा, जैसे मेरा मास्टर्स जो है बायोकेमिस्ट्री से रहा है, तो मैंने जूलॉजी में किया ना, स्टारफिश के बारे में बोला और मैं बिल्कुल जूलॉजी पढ़ के नहीं गई थी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ के गई थी, तो मैं आंसर नहीं कर पाई। तो वो हंस रहे थे कि आपको तो पता होना चाहिए। मैंने कहा सर बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हिस्ट्री से भी उन्होंने वीर सावरकर जी के बारे में पूछा, चापलेकर ब्रदर्स के बारे में पूछा, बट फैक्ट्स क्योंकि इतना सब ज्यादा होता है तो थोड़ा ही बताया मैंने। इसके बाद मैंने कह दिया सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो बाकी उनके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे। उन्होंने काफी पूछा कि वाई सेकेंडरी स्टेटस है वुमेन का सोसाइटी में, अभी भी है, क्या चेंजेस गवर्नमेंट लेके आ रही है, इसी बेसिस पे बात होती रही काफी देर तक। विमेन एम्पावरमेंट के लेकर आपसे सवाल किए गए मैम, तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के कौन कौन से सवाल किए गए, और आप एक अधिकारी बनेंगी तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या इनकलकेट करने का प्रयास करेंगी? उन्होंने पूछा था जी जी। तो मैंने उनको यही आंसर दिया कि मैं पहले इंश्योर करूंगी कि जितने भी गर्ल्स ड्रॉप आउट हो जाती हैं कहीं ना कहीं स्कूल से, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुएशन, हेल्थ, हाइजीन और डिग्निटी को एक आर्टिकल 21 के अंदर एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट बताया है। तो मैंने बताया कि आई विल इंश्योर कि स्कूल में फंक्शनल टॉयलेट्स हों या फिर उनको प्रॉपर डिस्पोजल फैसिलिटीज हो, या समग्र शिक्षा अभियान के अंदर प्री सैनिटरी नैपकिन्स की वेंडिंग मशीन होती है वो वहाँ पे इंस्टॉल कराई जाए। इस तरह की चीजें मैंने उन्हें बताई। फिर मैंने उन्हें बताया कि मिड डे मील स्कीम में जो आजकल हमने रिसेंटली बरेली में देखा है कि वहाँ पे 1 लीटर दूध को 1 बाल्टी पानी में मिला दिया गया था, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इन इश्यूज पे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को ऐड करते हुए मैंने उनसे बात की। मैम आप एक युवा भी हैं, तो बेरोजगारी को लेकर कोई सवाल थे या नहीं थे? जी मेरे से तो नहीं थे, डेफिनेटली बाकी और से हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग पूछ रहे हैं इस बारे में अनएम्प्लॉयमेंट। एआई से रिलेटेड क्वेश्चन थे मैम? एआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जी। लेकिन क्योंकि न्यूज में है तो इम्पोर्टेंट है पढ़ना, तो मैं तैयार तो करके गई थी बट पूछा नहीं गया। जैसा कि किसानों के बारे में भी मुद्दा उठता रहता है, तो किसानों के बारे में सवाल थे या फिर ऐसे ही? वैसे हिस्ट्री, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी काफी देर तक चर्चा हुई उसमें कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्यों आना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज क्या आपको लगता है पहले नहीं थी, अब क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्योंकि मैं धीरे धीरे रिकॉल कर रही हूँ कि उन्होंने क्या पूछा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चंस थे। मैम अगर आप एक अधिकारी बन जाती हैं तो एनईपी जो अभी लागू की गई है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया ही कि जो वुमेन ड्रॉप आउट होती है उनको मैं कोशिश करना चाहूंगी कि ऐसा ना हो। दिस विल बी अ फॉर्म टू इंश्योरिंग दैट वुमेन आर एम्पावर्ड, क्योंकि यही लोग बच्चे बड़े होके नेशन बिल्डिंग के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड ऑल्सो इंश्योरिंग कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को प्रॉपर हम स्ट्रेंथन करें, है ना, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स इतना काम करते हैं, उनको टाइमली इंसेंटिव बेस्ड उनकी हम सैलरीज उनको दें, टाइम से दें, उनके काम को रिकॉग्नाइज करें, उनको अवार्ड्स दें ताकि दे फील मोटिवेटेड टू वर्क इन सच डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो होने चाहिए। जैसा कि मैम आप जानती हैं कि अभी एसआईआर का इशू चल रहा है, एसआईआर इलेक्शन कमीशन कई राज्यों में चला रहा है, तो एसआईआर को लेकर आपके सवाल थे, आपसे सवाल पूछे गए या नहीं पूछे गए? और क्या एसआईआर को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी है सर मैम, या सही है या गलत है, ये क्या है? आप थोड़ा एक अधिकारी के रूप में आप इंटरव्यू देने आई हैं, तो आपसे हम जनता के लिए भी ये क्लियर करना चाहेंगे कि एसआईआर जो हो रहा है वो सही है या गलत है, क्या है, आपकी राय क्या है? देखिए होना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होती है एंड बहुत जरूरी होता है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो लोग वो नाम शामिल हो, और जितने भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं या हम कह सकते हैं बोगस वोटर्स हैं उसको लिस्ट से हटाया जाए, ताकि एक डेफिनेट इलेक्टोरल रोल तैयार हो जो कि काफी जेन्युइन। बट एट द सेम टाइम काफी चैलेंजेस आ रहे हैं कि जैसे कि ऑब्वियसली डिजिटल टाइम्स में जो यूज किया जा रहा है उसमें फ्रॉडुलेंट केसेस हैं जहाँ पे उनको इतना वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है
तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनकी मदद करें हैं, हम केवल एआई पे डिपेंड नहीं करें एल्गोरिथम्स बायस के थ्रू, जिसका बहुत आजकल सुनने में आ रहा है कि एल्गोरिथमिक बायस है कहीं ना कहीं सोसाइटी में। तो हम थोड़ी हेल्प लेके ये सारे काम इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों को दिक्कत ना आए ये काम करने में, और प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए टू डील विद दिस थिंग्स। तो मैम जैसे कोई नया स्टूडेंट है, वो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है या एसडीएम डीएसपी के रूप में खुद को देखना चाहता है बन करके, तो उनको किन किन बातों को डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए सो दैट कि ही कैन क्वालिफाई इट? देखिए, पहले तो जो कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के एक बेस डेवलप करना चाहिए, ये जरूरी है। ये शुरुआत में लगता है कि आप बता रहे हैं स्कूल वाले बच्चों की चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कितना जरूरी था। तो वहां से एक बेस बनाइए, और यूपीएससी के लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगेन जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं फॉर प्रीलिम स्पेशली, क्योंकि वो फर्स्ट ऐसा रोड ब्लॉक होता है आपकी लाइफ का, क्योंकि इतने लोग दे रहे होते हैं और वहीं पे कंपटीशन काफी कम हो जाता है अगर आप निकाल लें। लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और ढंग से मॉक पेपर्स दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, और मिनिमम 8 से 12 घंटे के बीच में जो भी आप कर पा रहे हैं, 8 आवर्स ऑफ स्टडी एंड डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं मैम, ताकि उनको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके? आप एक साक्षात एक विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल हैं मैम, तो मैं ये चाहूंगा कि आपके शब्दों से कुछ निकले। मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपका मन है कुछ अच्छा काम करने का तो आप डेफिनेटली करिए, क्योंकि जब आप एम्पावर्ड आप खुद फील करेंगी, जब आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके जो एक्स्ट्रा रिलेटिव्स हैं शायद जो आपको इतना ढंग का नहीं समझते, लेकिन जब आप बन जाओगे ना तो आप एक्चुअली वो फील करोगे कि कितना इम्पोर्टेंट था ये करना। इसलिए बी मोटिवेटेड एंड कीप ऑन ट्राइंग फॉर द बेटर लाइफ यू कैन बिल्ड फॉर योरसेल्फ। थैंक यू मैम, आप महिलाओं के लिए एक मिसाल भी हैं। हम यही चाहेंगे कि आप एसडीएम के रूप में सिलेक्ट हों और हमारी एक अच्छे अधिकारी के रूप में हमारे सामने आए। थैंक यू मैम, थैंक यू अ लॉट।